नमस्कार दोस्तों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो है सुएज़ कैनाल की दुर्घटना के बारे में। तो सुएज़ कैनाल की दुर्घटना क्या है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर जहाज़ था जो सुएज़ नहर में फंस गया। अब उसके फंसने से पूरी दुनिया की व्यापार में समस्या आ गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में समस्या आने लगी, शेयर मार्केट गिर गए। आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्या है वो सुएज़ कैनाल हैं? और दूसरा, ये जहाज फंसा कैसे? इतना बड़ा कंटेनर जहाज पहले भी तो आता जाता रहा होगा। तो उस दिन यानी कि 23 मार्च को ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज उस नहर में फंस गया और फिर निकला कैसे? चलिए, ये सारी जानकारी हम लेंगे आज की इस वीडियो में। आखिर तक इसे देखिएगा, पूरी जानकारी है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुएज़ कैनाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एक जहाज ने पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डाल दिया? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा। चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि सुएज़ कैनाल का इतिहास क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में हमें पीछे चलना होगा इतिहास में। ये वो समय था जब भारत भूमि इस दुनिया की सबसे बड़ी आकर्षण थी, यानी सबसे बड़ा संपन्न और सबसे अमीर देश ये भारत हुआ करता था। हर किसी के नज़र भारत पे थी, हर कोई व्यापार करने के लिए भारत में ही आने का सपना देखता था। हर किसी की नज़र थी। बड़े आक्रमणकारी आए, बहुत से विदेशी आए, ब्रिटिश कंपनी आई, सब आपको पता है। तो उस समय ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं हो रहा था, व्यापार तो हो रहा था, लेकिन आप देखेंगे मैप में कि ये सब ज़मीन के रास्ते से होता था। और ज़मीन के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यूरोप से आने वाले व्यापारी लोगों को बीच में कई देश, कई जगह को पार करके आना पड़ता था। एक तो गाड़ियाँ होती थी, घोड़ा गाड़ी वगैरह, आज जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ऊपर से समस्या थी लुटेरों की। अरबी लुटेरे थे, अरब के, दूसरे बीच में और थे डकैत वगैरह। मतलब बीच में एक या दूसरे राजा हैं तो कोई दूसरा देश पड़ रहा है तो उसको वहाँ प्रेजेंट भी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा मतलब। तो ऐसी कई सारे समस्याएं थी और ऊपर से सामान भी बहुत कम ही इन गाड़ियों में आता जाता था। तो हर कोई चाहता था कि समुद्री रास्ता भारत के लिए अगर कोई ढूंढ ले तो व्यापार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकेगा। इसकी कोशिश उन्होंने बहुत सारी की। आपको पता है, आपने किताब में पढ़ा होगा, इतिहास में सुना होगा। कोलंबस भी निकले थे भारत के लिए समुद्र का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन पहुंच गए अमेरिका, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बीच में अमेरिका महाद्वीप भी है। पहले जो हमारी दुनिया है वो केवल एशिया महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका, इतनी ही पूरी दुनिया थी। ठीक है, बाकी किसी को अमेरिका वगैरह के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो कोलंबस भी ऐसे ही निकले, लेकिन उनको रास्ता, भारत का समुद्री रास्ता नहीं मिला। और उसके बाद फिर अगला नंबर आया वास्को ड गामा का, जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में। उस समय के जो राजा जॉन द्वितीय थे, उन्होंने पहले प्लानिंग किया, सोचा कि भारत के लिए समुद्री रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने इसको मुहिम शुरू करवाई। और उसके बाद उनके बाद जो नए राजा आए, इमैनुअल आए थे एक राजा, तो उन्होंने भी इस मुहिम को आगे जारी रखा और उन्होंने जिम्मेदारी दी थी वास्को ड गामा के पिताजी को। लेकिन जुलाई 1498 में उनका देहांत हो गया, उनके पिताजी का। तो ये जिम्मेदारी आ गई अब वास्को के ऊपर, वास्को ड गामा के ऊपर। वास्को ड गामा ने इस मुहिम को अपने जिम्मे में लिया और उन्होंने इसको फिर शुरू किया। लेकिन उससे पहले कई मुहिम में दूसरे नाविकों को भेजा जा चुका था कि अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर काट के क्या केप ऑफ गुड होप के वहाँ से होते हुए क्या हम भारत पहुँचा जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने केप ऑफ गुड होप तक वो नाविक गए थे, लेकिन उससे आगे वो जा नहीं पाए। तो अब इतना तो पता था कि केप ऑफ गुड होप तक जाया जा सकता है और उन्होंने ये कहा था कि इसके आगे भारत में जाना संभव है। तो इसी चीज़ को जारी रखते हुए वास्को ड गामा भी इस अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर काटते हुए केप ऑफ गुड होप जो है एक दक्षिण अफ्रीका का एक छोर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राजधानी केप टाउन से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है। यहाँ से होते हुए वो भारत कालीकट के नज़दीक उतरे और उन्होंने ये रास्ता ढूंढ लिया। तो ये पहले व्यक्ति थे जिसने पश्चिम यानी वेस्ट का ओरिएंट के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। ओरिएंट यानी पूर्वी दुनिया है, ईस्टर्न वर्ल्ड को ओरिएंट कहा जाता था। ओके, तो अब ये रास्ता तो ढूंढ लिया गया। उसके बाद
भाई उसके बाद तो आपको पता ही आगे क्या हुआ, फिर पुर्तगीज़ आए, फिर पूरे यूरोपियन का तो भरमार, सबकी एक के बाद एक लाइन लग गई आने की। उसके बाद पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे का पता है आपको। तो ये सब तो चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने ये दिमाग लगाया, भाई सबके दिमाग में आने लगा कि इसका कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर काट के जाने में करीब करीब 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा रास्ता तय करना पड़ जाता था, वो पूरा वो है यानी उसे एक्स्ट्रा ही। तो स्वेज कैनाल के यहाँ नंबर आता है, स्वेज कैनाल में नहर बनाने की बात आती है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो शुरू में खुश नहीं थे, ये राजी नहीं थे इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट था और वो चाहते थे इस स्वेज कैनाल को बनाने में। वैसे अजीब बात यह भी है कि ये कैनाल इन्होंने पहली बार नहीं बनाया, कई ईसा पूर्व, करीब 1800 ईसा पूर्व में मिस्र के फेरो ने भी यहाँ कैनाल बनाया था, ऐसा जानकारी मिलती है। लेकिन वो कभी बनाया था लेकिन वो रही नहीं, कि किसी काम की नहीं थी वो, उसके सिर्फ ऐसा सुनने में आता है, नहर नहीं थी। तो इस नहर को बनाने का जिम्मा जो है फिर ये थोड़ा विवाद में रहा, कोई राजी नहीं हो रहा था, अंग्रेज़ तो बिल्कुल राजी नहीं थे इसके लिए। तो उसके बाद एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे जिनका नाम था फर्डिनेंड डे लेस्पी, इन्होंने इजिप्ट के वायसरॉय से नेगोशिएशन किया, बात की और उन्होंने तय कर लिया, आपस में उन्होंने तय कर लिया कि ये बनाएंगे। और उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, स्वेज कैनाल कंपनी, और ये 1854 में हुई ये प्लानिंग। और इसके बाद फिर इन्होंने काम शुरू किया 25 सितंबर 1859 को। इसके बाद ये काम कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। इसमें उस समय के बंधुआ मजदूर, फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल हुआ, और बाद में फिर कई स्टीम इंजन से चलने वाली कई मशीनें जैसे कि स्टीम शॉवल या ड्रेजर वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ। और जो भी हो, आखिर में इस मेहनत में 10 साल लगे और 10 साल के बाद जा कर के ये स्वेज कैनाल तैयार हुआ। 17 नवंबर 1869 को बाकी जहाज के आवागमन के लिए इसे दुनिया के लिए खोल दिया गया। अच्छा, तो ये तो रही स्वेज कैनाल की कहानी। ओके, इतिहास हमने समझ लिया। अब आप समझ गए होंगे कि स्वेज कैनाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस मानचित्र में देखें तो स्वेज कैनाल लाल सागर को सीधे मेडिटेरियन सागर से जोड़ देता है, और ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं होती है। तो सीधे यूरोप से निकल के सीधे भारत या पूर्व के सभी देशों के साथ व्यापार का एक रास्ता बन गया है। तो आज भी जितने भी जहाज यहाँ से व्यापार के लिए आना जाना करते हैं वो सब स्वेज नहर का इस्तेमाल करते हैं। और आज के समय में एक तरह का टोल टैक्स समझ लीजिए, ये इजिप्ट को चुकाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से ये जाती है स्वेज नहर। ओके, स्वेज कैनाल। अब 23 मार्च को क्या हुआ? अब 23 मार्च को ये एवरग्रीन कंपनी का एवर गिवन नामक एक जहाज है, जो कि बहुत बड़ा एक कंटेनर शिप है, कई माल से लदा हुआ जहाज, ये इस नहर से जा रहा था। तो इसका एक उत्तरी छोर है, एक दक्षिणी छोर है, और बीच में एक बहुत बड़ा सागर है जिसको बोलते हैं ग्रेट बिटर लेक बोलते हैं, जिसका नाम है। ओके, ये लेकिन नीचे साउथ वाले में था ये। अब वहाँ क्या बात है और ऊपर क्या बात है? ऊपर जो है 2 चैनल हैं, यानी 2 कैनाल हैं पैरेलल में, यानी एक में अगर फंस भी जाता तो भी समस्या नहीं आती। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से वो दक्षिण वाले में जो कि सिंगल कैनाल था, वहाँ ये जहाज फंसा। अब कैसे फंसा, थोड़ा एनिमेशन के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जहाज शुरू में तो चला था, ठीक ठाक ही निकला, लेकिन उस दिन 23 मार्च को रेतीली आंधियाँ आई और खूब तेज हवा चलने लगी थी, जिससे जहाज बार बार दाहिनी तरफ को मुड़ जा रहा था, चला जा रहा था। ये एक चालक दल जो था, इन्होंने काफ़ी जहाज को संभाला और लगभग ठीक ठाक ही लेते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसी जोर की हवा आई जिसने इसके सामने वाला मुंह को बिल्कुल दाईं ओर घुमा दिया। और ये जहाज इतना बड़ा होता है, इसका मोमेंटम इतना हैवी होता है कि जब तक चालक दल इसको समझता कि इसको रोकने की कोशिश करता या इसे धीमा करता, तब तक ये इतना घूम गया था कि इसने दाहिनी तरफ यानी राइट साइड के किनारे को टच कर दिया और ये पूरा घूम गया, क्योंकि फोर्स में आगे जा रहा था तो पूरा घूम गया और इसने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। इसके रास्ता ब्लॉक करने से दोनों तरफ के आवागमन पूरी तरह से बंद हो गए और पूरे विश्व का व्यापार जो कि यहीं से आना जाना कर रहा था वो सब फंस गया। अब करीब 300 से 400 जहाज
जो जाने वाले थे आने वाले थे वो सब एक उस तरफ इस तरफ सब जमा हो गए, रुक गए, किसी के लिए भी रास्ता नहीं रहा। अब इस जहाज़ को हटाना बहुत ज़रूरी था। ये जहाज़ का सामने वाला मुंह जो है 1/3 हिस्सा वो रेत में धंसा हुआ था, बाकी का पीछे का फ्री था, तैर रहा था, लेकिन उस हिस्से को निकालना अब कोई आसान बात नहीं थी। तो काफ़ी मशीनें लगी, शावल्स लगे, करीब दर्जन भर टग बोट्स लगे, जिसमें कि हैवी वाले ताकतवर तो हैवी ड्यूटी वाले 2 थे स्पेशल, और इन्होंने कई सारा रेत उस जहाज़ के सामने नीचे से करीब 30,000 घन मीटर का रेत और मिट्टी को वहाँ से हटाया। थोड़ा किस्मत ने साथ दिया, ज्वार भाटा आया, यानी कि हाई टाइड आ गया, जिसने और मदद की, और किसी तरह से ये आखिरकार 29 मार्च है तो ये निकल गया, वहाँ से निकल गया। इसके निकलने से राहत मिली सभी जहाज़ों को, लेकिन अभी भी समस्या ये है कि अभी इस जहाज़ को जो है ग्रेट बिटर लेक, जो बीच में जो बड़ा वाला लेक था, वहाँ इसको रखा गया है, और अब इसकी जांच चल रही है कि भाई ये कितना सीवर्दी है, मतलब आगे कितना नुकसान हुआ है, आगे के लिए यात्रा के लिए ठीक ठाक है कि नहीं। बाकी के जहाज़ यहाँ से आना जाना कर रहे हैं अभी, और स्वेज कैनाल के अधिकारियों का कहना है कि वे इसे अगले 4 दिन में इस पूरी बैकलॉग को निपटा लेंगे, सभी ट्रैफिक को क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी जो हुआ है इसका असर अगले 2 महीने तक तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत लंबा तगड़ा जैम था। कई जहाज ने तो वही नीचे वाला वास्को डी गामा वाला केप रूट को अपनाया और केप ऑफ गुड होप से होते हुए निकलने का फैसला कर लिया। कुछ जहाज तो निकल भी गए इस यात्रा में, ठीक है। 6 दिन का समय बहुत लंबा था, सारे जहाज वहीं रुके हुए थे। अच्छा, यहां पर एक आश्चर्य की चीज आपको रोचक तथ्य एक बताते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले स्वेज कैनाल में ही ऐसे ब्लॉकेट छोटे मोटे होते नहीं, लेकिन एक बड़ा हुआ था जब इजिप्ट और इजराइल का युद्ध हुआ था 1967 में। 1967 में एक युद्ध हुआ था जो 6 दिनों तक चला था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय 15 जहाज जो हैं वहां फंस गए थे। इन 15 जहाज़ों को अब वहां से निकलने की अनुमति अगले 8 साल तक नहीं मिली। वो पूरे के पूरे 8 साल वहीं रहे। उनकी तो खुद का एक सोसाइटी बन गई थी, कम्युनिटी बन गई थी, कुछ काम धाम नहीं, मतलब वहीं ये कर रहे थे, कई शिफ्ट रोटेट कर रहे थे। किसी तरह से ये 8 साल इन लोगों के इन जहाज़ों के 8 साल गुजरे, और जब इनको आखिर में 1975 में जब इजाज़त मिली वहाँ से निकल के जाने की, तब भाई इन 15 में से सिर्फ 2 ही जहाज ऐसे थे जो सीवर्दी थे, यानी जो अपने दम पर वहाँ से जा सकते थे। बाकी को तो भाई जंग खा गया, खड़े खड़े बिना मेंटेनेंस के, ठीक है, मतलब ये हो गया, ये कहानी हुई थी। तो 8 साल तक भी पहले ऐसा जहाज फंसे रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि स्वेज कैनाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और अभी जो ये दुर्घटना घटी है ये क्या थी और कैसे इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाला। और अब इसके निकलते ही भाई शेयर मार्केट ने भी उछाल मारा है सीधा। कल का तो शेयर मार्केट बिल्कुल सेंसेक्स ऊपर चला गया था, तो पूरी दुनिया अब सबने राहत की सांस ली है। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी जानकारियां हम लाते रहेंगे, कुछ इतिहास के पन्नों से, कुछ विज्ञान साइंस से, कुछ हमारा कंप्यूटर कोर्स भी चल रहा है फंडामेंटल का, वो भी देखते रहिए, और ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं उसको, हैं। ओके, थैंक यू।